हाँ जी। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर किराडू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार, अध्यापक लेवल 2, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है मित्रों। तो जैसा कि मित्रों आपको पता है, बहुत दिनों से अपन साइकोलॉजी की क्लासें निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, जिनका जो आधार है अपनी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है। अपन ने यहाँ तक विकास की विभिन्न अवस्थाएं देखी। ठीक है। उनमें उनमें होने वाले परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, ये सब परिवर्तन अपन ने पढ़े। एग्जाम में किस तरीके की भाषा एग्जामिनर यूज करता है, कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, वो चीज़ें अपन देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद मैंने बताया था आपको कि अपन इसके विकास की अवस्थाओं के बाद अधिगम लर्निंग वाला टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब मैं उस टॉपिक को एक बार खंगाल रहा था, तो जब मैं उसके नोट्स बना रहा था, तो मुझे लगा कि उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो वो जो शब्द हैं वो आपको उसमें जो अपना अधिगम वाला टॉपिक है उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि अपन उसको पहले ही एक चैप्टर के रूप में पढ़ लें। अपने जो एनसीईआरटी की बुक है 11वीं क्लास की, उसमें ये पांचवा जो पार्ट है ना, उसके रूप में ये दिया गया है। तो अपनी जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, अपन किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से अपन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। तो उन सभी प्रक्रियाओं को अपन एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। ताकि जो अपना जो अधिगम का टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। और देखो दोस्तों, यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, बने हैं और बनेंगे। तो ये चीज़ भी आपने को ध्यान रखनी है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही है। और जो अब इसकी वजह से जो अधिगम वाला टॉपिक है अपने को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो अपना जो टॉपिक है, जो कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, उनको उनका अध्ययन अपन करेंगे। तो अपन देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित है। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं संवेदना, अवधान और प्रत्यक्षण। देखो, बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज है ये, लेकिन यकीन माने दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप ये श्योर हो जाओगे कि एग्जाम में भी ऐसी ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अपन देखते हैं जो किस तरीके से अपन सीखते हैं। तो ये एक क्रम होता है कि जो अपना मस्तिष्क है किसी भी जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सूचना प्राप्त करता है, तो अपन किस तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले अपने संवेदना उत्पन्न होती है, फिर अवधान, फिर उसका अपन करते हैं प्रत्यक्षण। तो अपन एक एक चीज यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, आपने अभी तक पढ़ा है कि ज्ञान इंद्रियाँ कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये सब आपने देखा है, आपने पढ़ा है ना। तो आँख किसके लिए बताओ? चाक्षुष मतलब देखने के लिए। ठीक है। नाक मतलब घ्राण मतलब सूंघने के लिए। कान किसके लिए? श्रवण के लिए। जीभ किसके लिए? स्वाद के लिए। और त्वचा किसके लिए? स्पर्श के लिए। तो ये सब ज्ञानेंद्रिय अपन छोटी क्लास से ही पढ़ के आए हैं। तो जो अपना मस्तिष्क है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सूचना प्राप्त करता है। अपन कोई सी भी चीज़ सीखते हैं, मान लो क्रिकेट खेलने जा रहा है बच्चा। ठीक है। तो इन सब ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए ही वो क्रिकेट को सीख पाता है, उसको खेलना सीख पाता है। जब तक उसके ये ज्ञानेंद्रियां एक्टिव नहीं होगी, तब तक वो किसी भी प्रकार की सूचना क्रिकेट के बारे में ग्रहण नहीं कर सकता। बात आ रही है समझ में दोस्तों? तो जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको ये जो ज्ञानेंद्रियां जो अपन 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ते हैं ना, इनको बोलते हैं बाह्य ज्ञानेंद्रियां। बाह्य कैसे? ये अपने को अंगों के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है। अपने आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? अपने शरीर के अंग है। और उनसे विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं, देखने से संबंधित, सूंघने से संबंधित, सुनने से संबंधित, स्वाद से संबंधित और स्पर्श से संबंधित। ठीक है। जैसे मान लो, तो ये सब क्या है? बाह्य बाह्य ज्ञानेंद्रिय। लेकिन जो साइकोलॉजी है उसमें ज्ञानेंद्रिय 7 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 7। आप कहोगे सर ये क्या बिल्कुल डामाडोल चीज़ें पढ़ा रहे हो।
तो दोस्तों आप यकीन मानिए एनसीईआरटी का फैक्ट है। हाँ, हालांकि उसने इस तरीके को कंसेप्ट रूप में समझाया है कि सात होती कैसी। ठीक है, जो दो उसने दो बाकी जो ज्ञानेंद्रियां बताई है ना, वो उसमें एक पहली तो बताई है गति संवेदी, और दूसरी क्या बताई है, प्रघाण तंत्र। तो ये क्या होता है, तो ये क्या करता है, जैसे ये अपने अंग है, तो ये दूसरी जो दो ज्ञानेंद्रियां है ना, तो ये क्या है, एक दूसरे से एक दूसरे जो अंग है ना उनसे समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करती है। क्या बनाने का प्रयास करती है, कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करती है। ये तंत्रिका तंत्र के रूप में अपने को शरीर में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, हाँ? और हाथ में मैंने पेन पकड़ रखा है। ठीक है, तो अब मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो लिखने के साथ साथ मैं इन शब्दों को देख भी रहा हूँ। ठीक है, तो एक दूसरे जो अंग है ना उनके साथ अपने क्या बना रही है, ये समन्वय बना रही है। ठीक है, तो जो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है संवेदना। क्या आता है, संवेदना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, देखो क्या होती है संवेदना, सेंस है ना, सेंस किसी विशेष ज्ञानेंद्रियों द्वारा पंजीकृत किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, प्रारंभिक अनुभव। आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कठिन लग रही होगी कि कोई भी ज्ञान इंद्रिया है ना उनके द्वारा पंजीकृत, पंजीकृत मतलब प्राप्त या ग्रहण। ठीक है, किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा ग्रहण की गई किसी उद्दीपक, उद्दीपक क्या होता है, ठीक है, कोई सा भी, जैसे मान लो किसी भी चीज़ को अपन ने इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मान लो अपन कोई ध्वनि सुन रहे हैं, तो ध्वनि किसके माध्यम से सुन रहे हैं, कान के ना, ध्वनि किसके माध्यम से सुन रहे हैं, कान के माध्यम से। ठीक है, तो कान के लिए जो ध्वनि है ना वो क्या हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्दीपक। उद्दीपक मतलब उसकी प्रारंभिक सूचना। ठीक है, जो जैसे मान लो अपन ने वो खाया, कोई मिठाई खाई, ठीक है, तो मिठास क्या है, जीभ के लिए क्या है, उद्दीपक। तो किसी विशेष ज्ञानेंद्रियों द्वारा पंजीकृत किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव क्या कहलाता है, संवेदना। क्या कहलाता है दोस्तों, संवेदना कहलाता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा, ये परिभाषा उठाएगा, किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा पंजीकृत किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव। ऑप्शन में आपको देगा संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, बुद्धि, ये सब चीजें वो अपने को देगा। लेकिन उसका जो प्रारंभिक अनुभव जिसे आप सब देखोगे तो उसका क्या आंसर क्या करोगे, संवेदना। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं, उद्दीपक के गुण आते हैं। क्या आते हैं, उद्दीपक के गुण। जैसे मान लो कोई चीज है, उसको आपने हाथ लगाया तो आपको क्या महसूस हुआ, ये क्या है, गर्म है। क्या है, ये गर्म। आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया आपके मस्तिष्क ने कि ये गर्म चीज है क्या, बस आपको ये पता चला कि ये क्या है, गर्म है। क्या है, गर्म। ठीक है, तो ये क्या है, उद्दीपक के गुण है। आपको केवल पता चला कि वस्तु क्या है, गर्म है। जब आप गर्म होने के बाद आप उसको महसूस करोगे, फिर आप ध्यान में लाओगे ना कि ये क्या है भाई, ये तो चाय थी भाई। क्या थी, चाय, है ना भाई। जैसे मान लो ये, जैसे आपने कोई अंधेरे में किसी गर्म वस्तु में हाथ डाला, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, पहले तो भाई ये गर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जो वस्तु है, दूसरी जो चीज़ है वो दिमाग में आपके क्या आएगी, भाई यार गर्म है तो यार या तो पानी हो सकता है या चाय हो सकती है। तो आपने अभी तक केवल आप इस स्तर पे हो, किस पर, संवेदना के। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अपन, पहला क्या हो गया, संवेदना। फिर देखते हैं अपन कि जो अपनी ज्ञानेंद्रियां है ना उनकी कुछ सीमाएं होती है। उनकी क्या होती है, सीमाएं होती है। जैसे मान लो अपनी जो आंखें हैं ना वो धुंधली और जो अत्यधिक द्युतिमान, द्युतिमान मतलब मान लो बहुत ज़्यादा चमक की कोई वस्तु है, तो उस वस्तु को अपनी आंखें देख नहीं पाती है। ठीक है, और जैसे मान लो कोई बहुत धीमी या बहुत तीव्र शोर है, या तो बहुत धीमा हो जैसे, तो उसको भी अपनी जो अपनी ज्ञानेंद्रिय है कौन सी, कान, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। बहुत तीव्र होगा उसको भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहला है वो संवेदना है, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर एक परिभाषा आती है मनोभौतिकी। किसकी परिभाषा आती है, मनोभौतिकी। तो मनोभौतिकी क्या है, कोई भी उद्दीपक है, उद्दीपक मतलब कोई भी जो स्टिमुलेशन, कोई भी जो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा प्राप्त सूचना, वो उद्दीपक व उनकी संवेदनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना, उसे बोलते हैं अपन मनोभौतिकी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद अपन देखते हैं भाई, जो उद्दीपक है उनमें देखो, कोई भी उद्दीपक है तो उसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। अपन ने पढ़ा है कि उद्दीपकों की क्या होती है, एक सीमा होनी चाहिए। तो एक सीमा तो वो होगी कि न्यूनतम उसका मूल्य क्या होना चाहिए कि वो अपने को महसूस हो सके। ठीक है, जैसे मान लो एक आप शिकंजी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? शिकंजी बना रहे हो। तो शिकंजी में आपको शिकंजी को मीठा करना है। क्या करना है आपको? शिकंजी को मीठा करना है। जैसे ये अब गिलास ले लिया आपने, पानी ले लिया इसमें, अब इसको आपको क्या करना है? मीठा करना है। आपने पहले डाली 10 ग्राम शक्कर। कितनी शक्कर डाली? 10 ग्राम। मीठा नहीं हुआ। फिर डाली आपने 20 ग्राम, फिर भी मोटा मीठा नहीं हुआ। फिर आपने डाली कितनी? 50 ग्राम, फिर आपको मीठा लगने लगा। ठीक है, तो संवेदी जो तंत्र है, ठीक है, तो अपन ने कौन सा संवेदी तंत्र काम में लेते हैं यहाँ पे? जीभ, स्वाद वाला। तो कोई सा भी हो सकता है। तो संवेदी तंत्र को क्रियाशील करने हैं, तो क्रियाशील मान लो कहना है मतलब जब तक अपने ये 40 ग्राम या 49 ग्राम तक था ना, तब तो अपने को इसकी मिठास समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वो एक पॉइंट जैसे ही 50 ग्राम अपन ने शक्कर डाली, ठीक है, अपने स्वसंवेदी तंत्र को क्रियाशील कर किया अपन ने, तो जैसे अपने को मीठा लगा। तो संवेदी तंत्र को क्रियाशील करने हैं तो अपेक्षित उद्दीपक का न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य है ना 50 ग्राम, भाई 50 ग्राम डालोगे ना तब मीठा होगा। तो इस न्यूनतम मूल्य को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष सीमा। क्या बोलोगे इसको? निरपेक्ष सीमा या निरपेक्ष दहेली। क्या बोलोगे? निरपेक्ष दहेली। न्यूनतम मूल्य ध्यान रखोगे आप, कौन सा? न्यूनतम मूल्य, उद्दीपक का न्यूनतम मूल्य। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो गिलास का ये उदाहरण बता ही दिया मैंने। फिर देखते हैं अपन भेद सीमा या भेद दहेली। ये क्या होता है? जैसे दो उद्दीपक है ना, उनके बीच में अंतर करने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भेद सीमा या भेद दहेली। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये उदाहरण लेते हैं अपन, वो परिभाषा देख लेते हैं एक बार। दो उद्दीपकों के मान में न्यूनतम अंतर, उद्दीपकों के मान में न्यूनतम अंतर जो उनकी अलग अलग पहचान हेतु आवश्यक है, उसे क्या बोलते हैं? भेद दहेली या भेद सीमा। जैसे मान लो चीनी वाला प्रयोग है, उसमें क्या आपको मिठास अधिक करनी है, तो पहले 50 ग्राम पे मिठास हो रहा था ना, अब क्या? अब किस पे हो रहा है? मान लो 100 ग्राम पे। किस पे हो रहा है? 100 ग्राम पे मिठा हो रहा है। तो इन दोनों का जो अंतर है 50 ग्राम, अब पहले 50 ग्राम पे हो रहा है, अब आपको और ज़्यादा मीठा चाहिए तो 100 ग्राम शक्कर चाहिए। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो क्या कहलाएगा? भेद दहेली। क्या कहलाएगा दोस्तों? भेद दहेली है वो कहलाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये अपन ने यहाँ तक अपने इसके बारे में चर्चा की है। तो चीनी वाले जो प्रयोग है ना, उसमें मिठास अधिक करने के लिए अपने को जो ये अंतर है वो भेद दहेली कहलाएगा। अब देखो, जो अपन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो ये जो सूचनाएं हैं अपने जो शरीर है ना, अपना दिमाग है, उसमें अनेक प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिकाएं होती है। इन तंत्रिकाओं के माध्यम से ही अपन जो कोई भी अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, जिनसे अपन बाह्य जगत से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सूचनाएं इन तंत्रिका मार्ग से होती हुई विद्युत आवेगों के रूप में संचालित होती हुई अपने मस्तिष्क में जाती है और उसके प्रति अपन क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। जैसे मान लो कोई चीज है, आपने देखी गाय। क्या देखी? गाय। तो वो आपने किसके माध्यम से देखी? अपनी आंखों के माध्यम से। और आंखें किससे कनेक्टेड है? अपने मस्तिष्क से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क के तंत्रिका मार्ग से होते हुए जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो आवेग है, विद्युत आवेग है, उनके माध्यम से सूचनाएं जाती है और अपन उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या है? गाय है। बात समझ में? तो संवेदना क्या है? आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी उद्दीपकों का जो प्रारंभिक अनुभव होता है ना, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से किसी भी उद्दीपक का प्रारंभिक अनुभव क्या होता है? संवेदना होती है। ठीक है, अब संवेदना के बाद अगला जो चरण आता है वो है अवधान। क्या है? अवधान, अटेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? अटेंशन। देखो क्या होता है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे ही मान लो मैं इस रूम में घुसा, तो मेरी जो सारी ज्ञानेंद्रियां थी वो सक्रिय थी, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। जैसे ही मैं इस रूम में घुसा, मेरे को मेरी आंखों ने बहुत सारी चीज़ देखी। जैसे मेरी आंखों ने बोर्ड देखा, कुर्सी देखी, कंप्यूटर देखा, कैमरा देखा, एसी देखा।
मार कर देखा, बोतल देखी पानी की। तो ये सब क्या है। और जैसे मान लो पंखा चल रहा था तो पंखे की आवाज़ भी मेरे को आ रही थी। आ रही बात समझ में। यहाँ पर मान लो कुछ चाय पड़ी हुई थी तो मैं सोच रहा था एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद क्लास लेंगे। चाय भी पी ली मैंने, स्वाद भी ले लिया। ठीक है। और जो मेरी ज्ञानेंद्रिया थी वो चार जो पांचों ज्ञानेंद्रिया थी वो क्या थी, सक्रिय थी। ठीक है। मैंने सब चीज़ों को ग्रहण कर लिया, तो वो संवेदना हो गई मेरी। अब मेरे को काम क्या करना है, मेरे को आते ही तो पढ़ाना है। ठीक है। तो आते ही पढ़ाने के बाद इन जो इतने भी उद्दीपक हैं इनमें से मैंने एक उद्दीपक चूज किया, क्या, मार्कर। ठीक है। क्या यूज किया, मार्कर। ठीक है। तो मेरा ध्यान है ना, मेरा जो चयन मतलब सिलेक्शन किस पे गया, मार्कर पे गया। मेरा ध्यान उस पे गया ना भाई। यहाँ पर चीजें तो संवेदना में तो बहुत सारी चीजें आ रही है, एसी भी आ रहा है, पंखे की कूलर की हवा भी आ रही है। ठीक है, सब चीजें आ रही है, लेकिन मेरा ध्यान किस पर गया, मार्कर पर। तो मैंने किस संवेदना की, संवेदना तो ये सब पहला चरण हो ही गया था। दूसरा चरण क्या था, अवधान। तो मैंने मेरा अवधान किस पर गया, मार्कर पर। फिर मैंने मार्कर को चुना, उसके बाद मैंने किसको चुना, बोर्ड को चुना। ठीक है। तो वो जो वस्तुओं के समुच्चय है, उद्दीपकों का समुच्चय है ना, उनमें से अपन कुछ जो उद्दीपक है उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अवधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, उसको अवधान बोलते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा और इसकी प्रक्रिया देखते हैं अपन। देखो, वह प्रक्रिया जिसके आधार पर उद्दीपकों के समूह से कुछ उद्दीपकों का चयन किया जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको उदाहरण कि बहुत सारे उद्दीपक थे और उसमें से मैंने क्या चुना, मार्कर चुना। तो वो क्या कहलाएगा, अवधान कहलाएगा। देखिए, तो अवधान के अंदर अपने को तीन चार चीजें देखने को मिलती है। देखो अपन किस तरीके से अवधान को प्राप्त करते हैं। पहला है सतर्कता। क्या है, सतर्कता। दूसरा है एकाग्रता और तीसरा है खोज। एग्जाम में अगर डीप क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बनता है कि सतर्कता, एकाग्रता और खोज किससे संबंधित है, अवधान से। ध्यान देखो, ये बातें आपने कभी हमेशा बहुत सुनी होगी, लेकिन इनकी परिभाषा का जो साइंटिफिक जो मीनिंग है ना, वो अपने को समझना है। देखो, सतर्कता क्या होती है, मैं उदाहरण के रूप से बताता हूँ। सतर्कता होती है व्यक्ति की तत्परता। कैसे, आप रेस करवा रहे हो बच्चों से। ठीक है, जैसे आप अध्यापक बन के जाओगे, मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित ही अगली भर्ती में बन के जाओगे मित्रों, आपको बहुत मजा आएगा। स्कूल में ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मान लो आप बच्चों में क्या करवा रहे हो, रेस करवा रहे हो। 10 बच्चे खड़े हैं। अब 10 बच्चे उस कंडीशन, उस स्थिति में खड़े हैं कि हाँ सर ने 1 2 3 बोलते ही क्या, आप वहां से दौड़ना शुरू कर दोगे। तो आप उसके लिए क्या हो, तत्पर हो। इसका मतलब वो क्या है, सतर्क। सतर्क है ना भाई, सर के जैसे ही 1 2 3, तो 3 पर उसका क्या है, अवधान है। ठीक है ना, वो सतर्क है। तो उसका क्या है, तीन तीन बोलते ही वो दौड़ लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सतर्कता। फिर बोलते हैं अपन एकाग्रता। जैसे मान लो एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और सर ने सर टाइम टेबल बता रहे हैं या मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो बाहर अगर कोई शोरगुल भी होता रहेगा ना, तो भी आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। आपका ध्यान किस पर जाएगा, उस अपने जो शिक्षक हैं उनके भाषण पर जाएगा कि सर क्या बता रहे हैं। एकाग्र रूप से ध्यान उस पर जाएगा। तो इसका क्या बोलते हैं, एकाग्रता। ठीक है। फिर होता है खोज। वस्तुओं के समुच्चय में से एक का चयन करना क्या कहलाता है, खोज कहलाता है। तो ये तीनों किसके पार्ट है, अवधान के। जैसे खोज का उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मान लो आप अपने छोटे भाई को स्कूल में लेने गए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में। जैसे ही बच्चा, जैसे ही स्कूल की छुट्टी लगती है और बच्चे बाहर आते हैं ना, ठीक है, तो आप अपने ही भाई को खोजते हो और किसी और अन्य बच्चे के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो। तो ये क्या है, अनेक वस्तुओं के समुच्चय में से एक वस्तु का चयन क्या कहलाता है, खोज कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो अपने यहाँ तक अवधान की प्रक्रिया पड़ी। ठीक है, इसके बाद अब जो अगली क्लास है उसमें अवधान को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान के प्रकार, उसका अध्ययन करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ। आप अपने जो सुझाव है वो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।